हमारा जो लॉग एट का सिलेबस है, इसके अंदर ना क्यूएसओ जो है ना, क्यूएसओ ये 20 मार्क्स का पोर्शन है। तो मेजर चंक जो है ना, मेजर हिस्सा जो है वो क्यूएसओ कवर करता है। फिर सीपीसी है, सीपीसी 20 मार्क्स, ये भी मेजर चंक कवर करता है। ठीक है। कैनन्स है, कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, ये 10 नंबर कवर करता है। पीपीसी 10 नंबर है, और सीआरपीसी ये भी 10 नंबर है। तो अगर हम इस सेगमेंट्स को अगर प्रायोरिटी पे फोकस करें ना, तो हमारा इजीली जो है ना लॉग एट जो है वो पास हो सकता है। ठीक है। और मतलब ये 70 नंबर का जी, ये 70 नंबर हमारा हमें जो है ये हमारे गेम चेंजर्स हैं। बाकी के 30 नंबर में जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है, ठीक है, वो आपको वो भी काफी सारा मतलब कि वो भी फायदा दे जाता है, वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। लेकिन जो ज्यादा आपके क्वालिफाई होने के चांसेस हैं वो क्यूएसओ में से और सीपीसी में से हैं। ठीक है। ये 40 नंबर सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के अंदर से आने हैं। तो इसलिए ना ये जो क्यूएसओ का पोर्शन है इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना। इसके सिर्फ 166 आर्टिकल्स हैं। ठीक है। 166 आर्टिकल्स हैं और आपको 20 मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए ना इसको हम ज्यादा प्रायोरिटी पे फोकस करेंगे। अब हम बात करते हैं क्यूएसओ की। कानून शहादत ऑर्डर 1984, जियाउल हक जो है, जियाउल हक का आपने नाम सुना होगा। ठीक है। ये चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था, इसने मार्शल लॉ लगाया था। ठीक है। और 5 जुलाई 1977 को। ठीक है। इस ये बंदा क्या चाहता था, ये चाहता था कि हम इस्लामाइजेशन को प्रमोट करें, इस्लाम को लेकर आए, इस्लामी निज़ाम को नाफिज किया जाए हर तरफ। ठीक है। और इस्लाम को लेकर जो पनिशमेंट्स हैं, जो हदूद हैं, जो इस हद कहते हैं ना इस्लाम में पनिशमेंट को, हद, और जब इसको जमा करते हैं ना तो हदूद कर देते हैं, हदूद। ठीक है। तो हदूद ऑर्डिनेंस नाफिज किया इसने। ठीक है। इसने कानून शहादत ऑर्डर नाफिज किया 1984 में आके, कि ये चाहता था कि जो शहादत का निज़ाम है, जी नाम से जाहिर है कि मतलब एक चीज का नाम ही इस तरह से आपको जाहिर हो रहा है कि जी ये गवाही, एविडेंस। तो इसने जो है शहादत, कानून शहादत ऑर्डर 1984 अकॉर्डिंग टू इस्लामिक इंजंक्शन इसको नाफिज किया, ताकि जो है कानून के अंदर जितनी भी जो है कह लें कि आपकी जो गवाही वगैरह हैं, जो सबूत हैं, जो एविडेंसेस हैं, वो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक इंजंक्शन होनी चाहिए। तो अभी कानून शहादत ऑर्डर है, इसके 166 आर्टिकल्स हैं और इसके डिफरेंट सेगमेंट्स बनाए गए हैं। जो फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट चैप्टर है या सेगमेंट है, वो डील करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स को। ठीक है। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स जो है बेसिकली 1 से लेकर 69 तक का पोर्शन है लॉग एट का। ठीक है। इसके अंदर सब पोर्शंस बनाए गए हैं। एक पोर्शन है जी ऑफ विटनेस का, जो गवाहों के मामलात को डील करता है कि किस केस में कौन गवाह होगा, किस केस में कौन गवाह नहीं होगा, गवाह होने के लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या नहीं है, क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं जो गवाह को मिलते हैं। तो आर्टिकल 3 से लेकर 17 तक का पोर्शन जो है वो विटनेस को डील करता है। अगर आपके माइंड में ये पोर्शन वाइज आर्टिकल्स ज़हन में होंगे, तो आप पेपर में ना उन क्वेश्चंस को इजीली नेग्लेक्ट कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे, जो इस सेगमेंट में नहीं होगा। जैसे कि आप विटनेस की क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग, कॉम्पिटेंस या प्रिविलेजेस के रिगार्डिंग कोई सवाल है, 3 से 17 के अलावा कोई यहाँ पे बिलफर्ज 27 आया हुआ है एमसीक्यूज में, ऑप्शन आर्टिकल 30 आया हुआ है, तो आप इसको जो है निगलेक्ट कर देंगे। आप 3 से लेकर 17 के दरमियान वाले एमसीक्यूज में उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे आंसर को। ठीक है। तो 3 से 17 का तक का पोर्शन जो है वो विटनेसेस को डील करता है। आगे चले तो आर्टिकल 18 से लेकर 69 तक का पोर्शन, वही जो आपका रेलेवेंसी फैक्ट्स की बात की है, वो उसको डील करता है। किस केस में कौन सा, रेलेवेंसी से मुराद क्या होता है, किस केस में कौन सा फैक्ट रेलेवेंट है, कौन सा नहीं, यानी किसी एक वारदात से मुतलका हकायक को रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स कहा जाता है, कि ये किसी एक वारदात से मुंसलिक हकायक है, इनको हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स कहते हैं। ठीक है। तो हम इसको सर एक बात बताइएगा जी। सर, आपने ऊपर बोला कि 166 टोटल इसके आर्टिकल्स हैं, ठीक है, तो फिर आपने बोला 3 to 17। अच्छा, ये सवाल जो आते हैं पेपर में भी ऐसे ही आते हैं या मिक्स होकर आते हैं? मिक्स होकर आते हैं ऑब्वियसली, ये तो सेगमेंट्स बनाए हुए हैं ना उन्होंने,
तो आपके पेपर में तो मिक्स अच्छा, सवाल होंगे। उसमें तो हमें खुद ढूंढना पड़ेगा ना, ये किससे रेलिवेंट कर रहा है। जी, आपको मैंने बता दिया ना, आपके माइंड में ये होना चाहिए ना कि आपने विटनेस को देखना है। 3 से 17 तक का पोर्शन विटनेसेस को डील कर रहा है। अगर अच्छा अच्छा, विटनेस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट आई हुई है और ऑप्शन में 27 दिया हुआ है, ठीक है, 30 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है और 50 दिया हुआ है, तो आप किसको चूज करेंगे? फौरन 17 की तरफ जाएंगे ना। आप कहेंगे 3 से लेकर 17 तक तो विटनेस के थे, ये बाकी तो है, ये विटनेस वाले तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छा 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 इस तरीके से ये। अच्छा, मुझे जैसे सर अब देखे ना, मैंने 2 दफा लॉग एड दिया है और मैंने खुद कोशिश की थी करने की। पहली दफा मेरे आए थे 40, दूसरी दफा मेरे आए 28। तो फिर मैंने कहा मैं किसी के बुक से मतलब। अच्छा, उसके बाद देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है एडमिशन। वो इसका सब पोर्शन है। 69 वाले के अंदर सब पोर्शन है। 30 से लेकर जो आपके 36 तक के आर्टिकल्स हैं वो एडमिशन को डील करते हैं। एडमिशन कहते हैं टू एडमिट समथिंग, किसी भी चीज को तस्लीम करना, एडमिट करना। मैं एडमिट करता हूं कि मैं एडवोकेट हूं, ये मैंने एडमिट कर दिया, तस्लीम कर दिया। मैं एडमिट करता हूं कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूं, आई हैव एडमिटेड दैट फैक्ट। ठीक है, तो 30 से लेकर 36 तक के आर्टिकल एडमिशन को डील करते हैं। बाकी कानून में कन्फेशन की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जनरल पर्सपेक्टिव है। 37 से लेकर 45 तक का पोर्शन जो है वो डील करता है कन्फेशन को। किसको? कन्फेशन को। कन्फेशन कहते हैं टू एडमिट क्राइम, किसी जुर्म को कबूल कर लेना, तो वो कन्फेशन कहते हैं उसको। सही। ठीक है, एडमिट करना, किसी भी चीज को एडमिट, नॉर्मल चीज को आप एडमिट कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी जुर्म को कबूल कर रहे हैं तो यू आर कन्फेसिंग समथिंग, इकबाल जुर्म कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सर, हमें ये याद करना पड़ेगा कि उसके बाद देखें तो आगे हमारे पास 46 और 47 जो है ये हमारे पास डाइंग डिक्लेरेशन को डील करते हैं, 2 आर्टिकल्स। ठीक है, बाकी हम इसको आगे देखते जाएंगे वन बाय वन। तो बाकी इसी तरह सर्कमस्टांसेस अंडर स्टेटमेंट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस है 48 से 53 तक का पोर्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जजमेंट्स है 54 से 58 तक, कि किसी भी केस में कोर्ट की जजमेंट वगैरह जो आई हुई है ऑलरेडी, और वो हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ एविडेंस एंड रिकॉर्ड, तो वो जजमेंट्स वो इसको डील करती है। और इसमें 54 जो है वो रेस जुडिकाटा को डील करती है। ठीक है, रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा कहते हैं जी ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर बाय द कोर्ट। एक केस को अगर कोर्ट ने एक दफा डिसाइड कर दिया है, दोबारा उसी सेम केस ऑफ उसी फैक्ट के ऊपर अगर केस कोई फाइल कर रहा है, तो आप वो ऑलरेडी डिसाइडेड जजमेंट कोर्ट को पेश करके कह सकते हैं कि ऑलरेडी कोर्ट ने ये मैटर डिसाइड कर दिया जैसा। तो ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन। ठीक है, 59 से लेकर 65 तक का पोर्शन जो है वो ओपिनियंस को डील करता है कि थर्ड पर्सन कौन सा ओपिनियन, यानी एक्सपर्ट हो सकता है। जो जज है वो हर फील्ड का माहिर नहीं है, तो जज को रिक्वायर्ड होती है, जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है किसी ऐसे फील्ड के एक्सपर्ट की। ऐसे किसी को गोली लग गई है तो जज जो है वो नहीं देख पा सकता, नहीं बता सकता कि गोली ने कितना डैमेज किया है, कौन कौन सी मेम्ब्रेन, कौन कौन सी वेसल, कौन कौन सी कैपिलरी आर्टरी, कौन कौन सी चीज डैमेज हुई है। तो वो एक्सपर्ट किसकी तरफ भेजेगा? रेडियोलॉजिस्ट या डॉक्टर, सर्जन की तरफ भेजेगा। वो जब अपना ओपिनियन देगा सर्जन, वो क्या होगा? वो भी रेलेवेंट होगा। तो ये चीजें हैं इसके अंदर रेलेवेंट ऑफ फैक्ट्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं करेक्टर की बात करें तो करेक्टर को 4 आर्टिकल्स डील करते हैं 66 से लेकर 69 तक, कि हम देखेंगे कि विटनेस का करेक्टर कब रेलेवेंट होता है, कब इरेलेवेंट होता है। किरदार, ये देखा जाएगा कि क्या ये विटनेस जो है इसका करेक्टर जो है रेलेवेंट टू द क्राइम है या नहीं है, गुड करेक्टर है, बैड करेक्टर है। तो ये सारा हम देखेंगे। 2 आर्टिकल डील करते हैं 70 और 71, ये डील करते हैं ऑरल एविडेंस को, वो एविडेंस जो हम मुंह से बोलकर अदा करते हैं, यानी बोल के। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई स्क्रीन नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मुंह से जबानी कलामी जब हम गवाही देते हैं तो वो ऑरल एविडेंस कहलाती है। इसको 2 आर्टिकल डील करते हैं 70 और 71, इसको भी हम फर्दर देखेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे आगे आर्टिकल वाइज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर 5, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है 72 से लेकर 10
1 तक का पोर्शन, यानी 72 से लेकर 101 तक का पोर्शन जो है आर्टिकल, ये डील करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को, कि जितने भी एविडेंसेस हैं, जितनी भी गवाही हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, कागजात को लेकर, ठीक है, वो सारी इसको डील करता है, ये आर्टिकल्स डील करते हैं। उसके बाद एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आपका ऑरल एविडेंस जब एक्सक्लूड हो जाए, यानी जब आपका ऑरल एविडेंस आपने जमा कराया हो, उसके बरअक्स, उसके अगेंस्ट कोई बंदा डॉक्यूमेंट ले आता है, तो आपके जो ऑरल एविडेंस की वैल्यू है वो नन हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अगला एक बंदा डॉक्यूमेंट लाया। तो ये आर्टिकल जो है 102 से 1010 तक के, ये एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल एविडेंस को डील करते हैं। और 111 से 113 तक ये 3 आर्टिकल्स हैं। हमने जब जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं, हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, हम फैक्ट्स इन प्रूविंग द कोर्ट की बात कर रहे हैं कि हमने कोर्ट में ये चीजें साबित करनी है, ये फलां को बताना है, इस तरह बताना है। जबकि अगर हम देखें तो 111 और 112 और 113 ये वो फैक्ट्स हैं जो हमें कोर्ट में प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमें साबित करने की जरूरत नहीं, जज को ये खुद पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये 3 आर्टिकल्स जो है, इनको हम कहते हैं फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एस्टोपल है, 114 से लेकर 116 तक 3 आर्टिकल डील करते हैं एस्टोपल को। एस्टोपल कहते हैं टू स्टॉप समवन फ्रॉम हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, किसी भी इंसान को उसके कही हुई पिछली स्टेटमेंट से मुकरने से रोकना, अदालत की परमिशन से, अदालत की पावर्स को यूज करते हुए, तो ये एस्टोपल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है आर्टिकल 129 तक, 117 से लेकर 129 तक के आर्टिकल इसको डील करते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें तो कोई भी वारदात या कोई भी मैटर हुआ है तो ये देखा जाएगा कि साबित किसने करना है कोर्ट में, तो जिसके ऊपर भी वो बर्डन आता होगा वो प्रूफ करेगा। तो ये क्राइटेरिया इन रूल्स के अंदर बताया गया, इन आर्टिकल्स के अंदर 117 से लेकर 119 के अंदर, कि किस बंदे पर किस सर्कमस्टांसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो लागू होगा। और 130 से लेकर 160 तक का जो हमारा पोर्शन है वो डील करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, कि गवाहों की गवाही किस तरीके से होगी। ठीक है, 161 तक का ये पोर्शन, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। क्या बोला था आपने? विटनेस, गवाह। ठीक है, हमने ये एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस में देखना है कि भाई एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होगा, पहला बयान, क्रॉस एग्जामिनेशन, उसको जो जिरा कराई गई वो कैसे होगा, री एग्जामिनेशन की जरूरत है नहीं है। तो ये सारे आर्टिकल इस चीज को डील करते हैं। उसके बाद 162 है, एक ही आर्टिकल इसको डील करता है, जो है जी इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। कोर्ट कहती है अगर आपने एविडेंस जो है इम्प्रॉपर दिया था, प्रॉपर तरीके से नहीं जमा करवाया था और वो रिजेक्ट हो गया था, तो आपने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे उसके लिए आवाज नहीं उठाई, यानी ऑन द स्पॉट, मौके पे आपने नहीं कोर्ट को कहा कि नया एविडेंस हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। और जब कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो अब आप कहते हैं जी हमें नया ट्रायल चलाने का मौका दिया जाए। तो 162 कहता है कि नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। आपको इम्प्रॉपर एविडेंस जमा कराने की वजह से न्यू ट्रायल की इजाजत नहीं दी जाएगी, यानी कोर्ट का टाइम दोबारा से जाया नहीं किया जाएगा। इसी तरह फिर आगे 163 है, एक्सेप्टेंस और डिनाइल ऑफ क्लेम ऑन ओथ, हलफ उठाकर किसी चीज को मान लेना या इनकार कर देना। तो ये 163 में के जुमरे में फॉल करता है कि मैं कहता हूं जी मैं हलफ उठा के कह रहा हूं कि अमार ने मेरी जो है पेंसिल चोरी की है, ठीक है, अमार भी हलफ उठा के इस चीज का इनकार कर दे तो मैं केस वापस ले लूंगा। ठीक है, तो ये क्या है? अच्छा, हलफ पर बात आ जाना। इसके अंदर मैटर किसकी तरफ चला जाता है? अल्लाह अलमाइटी की तरफ चला जाता है, कोर्ट की जुरिसडिक्शन साइड पे होती है। लेकिन आपने ये पॉइंट याद रखना है कि 163 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द क्रिमिनल मैटर्स, क्योंकि क्रिमिनल मैटर्स में सरकार आ जाती है। तो सरकार जब इन्वॉल्व होगी तो आपके हलफ शलफ को नहीं देखती, वो आपकी एविडेंसेस को देखती है कि हाँ भाई आया कि सबूत मिले या नहीं मिले, ठीक है चलें जी, कन्विक्टेड है नहीं कन्विक्टेड, ठीक। जो आपके प्राइवेट मैटर्स हैं, जैसे आपका और मेरा जो है पैसों का लेन देन है, कोई जी हमने 5,000 10,000 की बात है, मैं कहता हूँ जी तुम हलफ उठा के क्या तुमने दिया, कसम उठा के जैसे हम कहते हैं, कह दो तुमने देना है कि नहीं देना। अगर तुम उसको इनकार कर देते हो,
कोर्ट के अंदर, कसम उठा के हलफ उठा के, तो फिर मैं केस वापस ले लूंगा, फिर वो अल्लाह की तरफ मैटर्स चला जाएगा। तो ये वो मैटर्स, सिविल मैटर्स, सिर्फ सिविल मैटर्स पे और प्राइवेट मैटर्स पे ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है जी। उसके बाद बाकी मिसलिनियस है, मिसलिनियस कहते हैं बचा खुचा, यानी बचा हुआ। तो बचे हुए के अंदर जो है 164 है कि ऑल, इसके अंदर क्रक्स ये है निचोड़ की, जितनी भी मॉडर्न डिवाइसेस है, ऑल मॉडर्न डिवाइसेस आर एडमिसिबल इन द कोर्ट। मोबाइल फोन, वीडियो कैमरा, सीसीटीवी, tape recorder, voice recorder, all of these new technologies are admissible in the court for the sake of evidence। सबूत के तौर पे ये सारी पेश की जा सकती है। एक्सेप्शन क्या है? मां सिवाय एडिटेड या corroborated ना हो, यानी उसके अंदर मेलाफाइडी तौर पे एडिटिंग ना की गई हो। ठीक है जी। और बाकी 165 कहता है जी ऑर्डर टू ओवरराइड अदरवाइज, अब कानून शहादत नाफज हो गया। अब जो इससे पुराने जितने भी आर्टिकल्स थे, लॉज थे शहादत को, एविडेंसेस को लेकर, उसको इसने ओवरराइड कर दिया। और रिपील 166 कि जब कभी नेशनल असेंबली यानी पार्लियामेंट, सेनेट या नेशनल असेंबली में नया लॉ बना कानून शहादत को लेकर, वो इसको रिपील कर सकता है। इसने पिछलों को ओवरराइड कर दिया है, नए आने वाला पार्लियामेंट की जानिब से लॉ इसको रिपील कर सकता है, तब्दील कर सकता है। ठीक है, ये हमारा कानून शहादत का एक बर्ड आई व्यू था, एक प्राइमा फिशाई लुक थी कि आपको पता चल जाए कि कानून शहादत में क्या क्या स्टेजेस होती हैं, क्या क्या चीजें होती। ठीक है सर, सही। अच्छा सर, एक सवाल आया मेरे जहन में, अगर ये 166 आर्टिकल है तो ये जाहिर है मल्टीपल चॉइसेस वाले सवाल है जी, ठीक है, तो अगर ये बहुत बड़े नहीं है तो इनको इनका रट्टा लगाया जा सकता है? जी मैं आपको वही तो करवा रहा हूँ, मैं आपको वही बताऊंगा इंशाल्लाह, आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा सारा, ताकि आप 20 स्टूडेंट्स 20 में से 20 नंबर लेते रहे। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसको याद करेंगे इंशाल्लाह। हम क्यूएसओ को एक दिन में नहीं कवर करेंगे, क्योंकि 20 मार्क्स का पोर्शन हमने इसमें से पास होना है। हम इसको 3 to 4 डेज में कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो इसमें से हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो स्कोर कर सके। ठीक है सर, पासिंग 50 है ना? जी 50 है। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद अब हम आर्टिकल वाइज आ जाते हैं। तो जिस तरह हमने पोर्शंस बनाए थे, हम उन्हीं पोर्शंस को देखेंगे। ये तो डेफिनेशन क्लासेस है फर्स्ट में कि जज क्या होता है, और ये मामलात ये आप देख लेंगे, ये सिंपल है कि जी इंटरप्रिटेशन, कोर्ट क्या होती है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, एविडेंस क्या है, ये सिंपल डेफिनेशंस हैं जो कि इतनी कोई आपके पेपर के हवाले से कोई इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा पोर्शन शुरू होता है यहाँ से, चैप्टर 2 से, जो आर्टिकल 3 से लेकर 17 तक का मैंने आपको बताया था डील करता है। तो हम देखेंगे आर्टिकल 3 को, वू में टेस्टिफाई, कौन से लोग ऐसे हैं जो गवाही दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एच नहीं, ये ऑल लिखा हुआ है। ठीक है, ऑल पर्सन्स शेल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, हर बंदा कॉम्पिटेंट है, गवाही दे सकता है, unless the court consider they are preventing from understanding the question, जब तक कोर्ट को ये ना लगे कि ये बंदा जो है गवाही देने के काबिल नहीं है। यानी ऑल पर्सन आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, हर बंदा गवाही दे सकता है। अब कोर्ट को कैसे लगेगा कि ये गवाही देने के काबिल नहीं है? तो जो लोग टेंडर ईयर्स में होंगे, एक्सट्रीम ओल्ड, टेंडर ईयर्स आखिरी हालत में बिस्तरे मर्द पे, एक्सट्रीम ओल्ड एज बहुत ज्यादा बूढ़े जिनको कोई होश हवास नहीं है। ठीक है, डिजीजेस में बहुत ज्यादा हीनियस किस्म की डिजीज में, वेदर ऑफ बॉडी, टेंडर से क्या मतलब हुआ जी? टेंडर एयर का क्या मतलब हुआ था? टेंडर से मुराद क्या, अपनी आखिरी हालत बिस्तर मौत पे, आखिरी ईयर्स में, नाजुक महल में। ठीक है जी। और बहुत ज्यादा जो है बीमारी में, चाहे जिस्मानी या जहनी बीमारी में, या कोई इस तरह की कोई और बीमारी की किस्म में इन्वॉल्व है, तो ये लोग जो है कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होते। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, साथ में प्रोवाइडेड ये होता है कि वजाहत करने के लिए, वजाहत ये कि मजीद और वो बंदा भी गवाही देने के काबिल नहीं है जो कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट और फॉर परजरी और गिविंग फॉल्स एविडेंस, जो झूठी गवाही, झूठे कागजात, ये झूठी गवाही उसने अदालत में दी हो और उसको सजा दी हो अदालत ने, वो बंदा भी क्या है, गवाही देने के काबिल नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि ये गवाही देने के काबिल तब दोबारा से हो जाएगा जब ये क्या है, when the court is satisfied he has repented and mended his ways, जब ये अदालत
को सेटिस्फाई कर ले, माफी, रिपेंट कहते हैं माफी मांग ले, और अपने करतूत मैंडेटरीज, अपने करतूत दुरुस्त कर ले, अपने मामलात दुरुस्त कर ले, तो ये बंदा दोबारा गवाही देने के काबिल हो सकता है। बाकी कौन कौन से लोग कॉम्पिटेंट हैं? ठीक है, अडल्ट, ठीक है सर। अडल्ट, अब आप सुनते जाएंगे जरा, ठीक है, थोड़ा हमने तेज तेज करा है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, चीजों को जो है ना वो माइंड में बिठाते जाए। अडल्ट, साउंड माइंड, ठीक है, मुस्लिम, मेल, आपकी आवाज कट गई थी। जी मैं बोल रहा हूं, अडल्ट, साउंड माइंड, मुस्लिम और मेल, ये लोग जो है कॉम्पिटेंट सर। विटनेसेस हैं, ठीक है, इस्लाम के अकॉर्डिंगली। एक सेकंड सर, एडल्ट और क्या लिखा सर आपने? साउंड माइंड, मुस्लिम, मेल, साउंड माइंड, मुस्लिम और मेल, ठीक है, मेल। हाँ मेल। अब ये क्या है, ये कानून, ये इस्लामिक, यार अब बात सुन तो लो, पहले मुझे बोलने तो मौका तो दो, जब आपको मैं मौका दूंगा एंड पे, ठीक है, क्वेश्चन का मौका दूंगा। ठीक है। अब ये क्या है, ये जो है कॉम्पिटेंट विटनेसेस है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी होली कुरान एंड सुन्ना, कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक, ठीक है। और ये अब कॉम्पिटेंट विटनेस हो गए, लेकिन वो कहते हैं और मजीद इनकॉम्पिटेंट विटनेस एक और भी होता है, वो कौन होता है? ल्यूनेटिक, पागल इंसान, ठीक है। ल्यूनेटिक जो बंदा है वो इनकॉम्पिटेंट विटनेस है, वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है, वो इनकॉम्पिटेंट विटनेस है। क्यों? क्योंकि उसकी ल्यूनेसी जो है, ल्यूनेटिक किसे कहते हैं? दो तरह के लोग होते हैं, ल्यूनेटिक को तो पागल कहते हैं, फिर मैड को क्या कहेंगे, या अनसाउंड माइंड को क्या कहेंगे? ठीक है, ल्यूनेटिक जो है ना, ये दौरे पड़ने वाला पागल, दौरे पड़ना, अच्छा, जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, ठीक है, जिसको कोई पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, इस तरह की कुछ डिजीजेस है, उसको अचानक दौरा पड़ता है पागलपन का, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए वो पागल हो जाता है। वो उस टाइम जो है उसकी होश हवास, उसके पास शऊर खत्म हो गया। अब इस दौरान वो कोई गवाही देने जाएगा तो वो इनकम्पिटेंट है। अगर लियोनेटिक कॉर्स नहीं है, उसको दौरा नहीं पड़ा हुआ, तो वो बिल्कुल ठीक इंसान होता है, ठीक है जी। ठीक है सर। जबकि मैड या अनसाउंड माइंड क्या होता है? जो मुकम्मल तौर पे पागल हो, जो हमेशा 24 घंटे पागल ही हो। तो ये दोनों जो है, ये दोनों इनकम्पिटेंट विटनेस है। लेकिन ल्यूनेटिक कॉम्पिटेंट तब हो जाता है जब ल्यूनेसी कॉर्स में ना हो, जब ये थोड़ा सा सही कंडीशन में हो, ठीक है। तो ये आपको मैंने कॉम्पिटेंसी और इनकम्पिटेंसी भी इसकी बता दी है जी। सर ल्यूनेसी आपका जो बोला है, अगर ल्यूनेटिक बंदा है और उस वक्त वो सही है तो उसकी मानी जाएगी? हाँ मानी जाएगी ना, मैं यही तो बता रहा हूँ कि वो कॉम्पिटेंट हो तब होगा, जब तक वो इनकम्पिटेंट तब है जब तक वो पागलपन के दौरों में है। जब वो पागलपन के दौरों से बाहर आ गए तो वो इनकम्पिटेंट नहीं रहा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो है आगे 3 के साथ हमने करना है 17 को, क्योंकि वो इसके साथ थोड़ा सा ना मिलता है, रेलिवेंटेड आर्टिकल है, ठीक है। 3 में हमने देखा है वो में टेस्टिफाई कौन जी, क्या कह रहे हैं यार जी हमारे, क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 3 के बाद हम 17 करेंगे क्योंकि 17 मिलता हुआ है। जी हाँ जी, वो यही तो मैं कह रहा हूँ सर। मैं ठीक है सर, ठीक है सर जी, आप सुनते जाए, आपको जी हर चीज बिल्कुल क्लियर होगी। दरम्यान में इंटरप्ट करेंगे ना तो वो मुझे बात भूल जाएगी, फिर वो आपका अपना ही नुकसान है, मुझे तो कोई उसमें वो नहीं है फिर, क्योंकि वो एक फ्लो में चल रहा होता है ना। मुझे ना क्वेश्चन जब करना हो, जब मैं एक दफा बात अपनी मुकम्मल कर लिया करूँ, देन आप उस पर जो है अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट जो है कोई क्वेश्चन कर दिया करें। बिकॉज इसमें आपकी 2 चीजों का नुकसान है, एक तो आपके टाइम का नुकसान है, दूसरा आपकी मेरी बात खत्म हो गई, मेरी बात कट गई, मुझे भूल गई बात, तो फिर मैं उस बात को कैसे दोबारा ज़हन में लाऊंगा। तो इसलिए जब जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक आप सुनते जाएं, और मैं उम्मीद है अल्लाह से उम्मीद है कि मैं तुम्हारा कोई क्वेश्चन अनएड्रेस्ड नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे सारे क्वेश्चन मेरी बात में ही कवर होते जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यू शुड फोकस ऑन माई लैंग्वेज, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहा हूँ और किस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ। हमने 3 इसलिए किया जिसमें मैंने बताया कि वो में टेस्टिफाई कौन लोग गवाही दे सकते हैं। 17 इसलिए इसके साथ कर रहे हैं कि इसके अंदर उसकी कॉम्पिटेंसी और नंबर बता दिया, ठीक है, कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेस।
किस केस में कितने रिक्वायर्ड है। अब ये मैं लिखता जा रहा हूँ, इसके जी स्क्रीनशॉट बेशक ले लेना आप, ठीक है। तो वो फिर बाद में जिना बिल जबर, जिना बिल जबर, जिना बिल जबर में 4 फिटनेस रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। ऑल अदर हुदूद केसेस, ऑल अदर, सर, आपकी थोड़ी आवाज कट रही है। यार आपके इंटरनेट का इशू होगा, मेरा इंटरनेट बिल्कुल ठीक चल रहा है। ऑल अदर हुदूद केसेस में 2 विटनेसेस, जिना बिल जबर में 4, ऑल अदर हुदूद केसेस में 2 विटनेसेस, क्रिमिनल मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में एनीवन, कोई भी बंदा। उसके बाद फाइनेंशियल मैटर्स में, माली मामलात में, ठीक है, 2 मेल या 4 फीमेल भी हो सकती हैं, 4 फीमेल भी, ठीक है जी। तो जहां पे एक मेल कहीं भी मेंशन किया गया तो एक मेल 2 फीमेल की इक्वलेंट होता है। जी सर। जिनाबिल जबर 4, ऑल अदर हुदूद केसेस 2, ठीक है सर। क्रिमिनल मैटर एनी 1, फाइनेंशियल मैटर 2 मेल। ये क्राइटेरिया है नंबर ऑफ विटनेसेस का इस्लाम के हवाले से। ये पेपर में पूछेगा तो आपने इनमें से इस तरीके से याद कर लेना है, जो मैंने आपको बता दिया। सर, ऑल अदर क्या लिखा है आपने? ऑल अदर हुदूद केसेस, केसेस। ऑल अदर पनिशमेंट के जितने केसेस में 2 हैं जिनाबिल जबर के अलावा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में इसको नोट डाउन करते रहना ना। एक सेकंड सर। अच्छा, अब ये हमारा 3 और 17 हो गया। अब हम चलते हैं इसके 4 की तरफ। जी सर। अब मैं 4 की तरफ इसलिए आ रहा हूं कि अब जो मिलते जुलते हैं आपस में। 4 से लेकर 16 तक का जो आर्टिकल है ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को डील करता है। प्रिविलेजेस मरात को कहते हैं, प्रिविलेजेस मरात, जी जी लग्जरीज, ठीक है। इसमें मराद से क्या मुराद है, यानी दोज पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस, वो गवाह, वो लोग जिनको हम बतौर विटनेस नहीं बुला सकते, अदालत में विटनेस के तौर पे नहीं बुला सकते। जज एंड मजिस्ट्रेट, आपने सिंपल इसमें याद, हम जज या मजिस्ट्रेट को बतौर विटनेस नहीं बुला सकते किसी भी केस में, ठीक है, कि गवाह के तौर पे। वो जज है, उसका एक प्रिविलेज है, उसका एक मकाम है, उसको मराद हासिल है। यानी नो जज और मजिस्ट्रेट शैल बी कम टू द कोर्ट एज अ विटनेस। इसको आपने ध्यान में ये रखना है, बस सिर्फ आपने ये याद रखना है। इसी तरह 5 में कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, हस्बैंड को वाइफ के अगेंस्ट, वाइफ को हस्बैंड के अगेंस्ट हम एज अ विटनेस नहीं बुला सकते कि वो उनके वीक पॉइंट जो उनकी मैरिज के अफेयर्स हैं, ठीक है। यानी नो पर्सन हु इज हैज बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड, हम इसको मजबूर नहीं कर सकते, कंपेल्ड नहीं कर सकते टू डिस्क्लोज करे कि वो आके बताए एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज बाय एनी पर्सन, जिससे उसकी शादी हुई है, उनके जो आपस में प्राइवेट जो बातें हैं, जो शादी की रात की बातें होती है या मामलात, वो हम उनको लीक आउट नहीं करवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, हस्बैंड को वाइफ के खिलाफ, वाइफ को हस्बैंड के खिलाफ। इसकी एक्सेप्शन क्या है, यहां से आप देखेंगे, एक्सेप्ट मां सिवाय इन सूट्स, उन मुकदमों के अलावा जो प्रोसीडिंग्स वन मैरिड पर्सन जो है प्रोसिक्यूट कर रहा है अदर के खिलाफ किसी भी क्राइम में। यानी अगर मियां बीवी एक दूसरे के खिलाफ अगर मुकदमाबाजी कर रहे हैं तो फिर हम जो है उसमें कुछ नहीं कह सकते, फिर उनकी वो एक प्राइवेट लाइफ चैट की मामला हो गया, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा साजी वो कर रहे हैं तो। लेकिन अगर वो इकट्ठे हैं तो आप हस्बैंड को बीवी की प्राइवेट बातें पूछने के लिए मजबूर नहीं कर सकते गवाही के तौर पे कि अदालत में आओ और अपनी बीवी की प्राइवेट बातें बताओ। सेम इसी तरह बीवी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो हस्बैंड की प्राइवेट कम्युनिकेशन जो है वो लीक आउट करे। तो ये इनका एक प्रिविलेज है, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, आर्टिकल 5 डील करता है इसको। तो आपने माइंड में रखते जाना आर्टिकल्स। 3 वो में टेस्टिफाई, 17 कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेस। अब 4 से 16 का जो पोर्शन है इसको हमने स्टार्ट करेंगे तो 4 जजेस एंड मजिस्ट्रेट, 5 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज,
यानी वो कम्युनिकेशन जो मैरिज हस्बैंड और वाइफ आपस में करते हैं वो हम लीक आउट नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते हस्बैंड को वाइफ के खिलाफ, वाइफ को हस्बैंड के खिलाफ, कि वो प्राइवेट बातें लीक आउट करे आके अदालत में। हम मजबूर नहीं कर सकते उसको एज अ विटनेस गवाह के तौर पे कि वो अदालत में आए। इसी तरह 6 एविडेंस एज टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, वो अच्छा सर एक सवाल है। इसी तरह एविडेंस एज टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट, वो एविडेंस जो रियासती मामलात को डील करता है। यानी आप देखें, नो वन शैल बी परमिटेड, किसी भी बंदे को इजाजत नहीं है टू गिव एनी एविडेंस, कि वो कोई भी एविडेंस दे जो अनपब्लिश्ड हो ऑफिशियल रिकॉर्ड में। अब सरकारी मुलाजिम जिसके पास अफेयर्स ऑफ स्टेट का ऐसा डाटा जो पब्लिश नहीं, पब्लिश डाटा वो होता है जो आम आवाम के लिए हो, अनपब्लिश्ड ऑफिशियल डाटा जो उनके डिपार्टमेंट का सीक्रेट होता है, सीधा राज होता है, तो उसको फोर्स नहीं किया जा सकता उस फौजी को, उस पुलिस वाले को, उस पटवारी को, उस आड़ती को जो उस डिपार्टमेंट के स्टेट ऑफ अफेयर्स के सीक्रेट्स हैं उनको रिवील करे अदालत में आके बतौर गवाह। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। सही है। अब ये जो गवर्नमेंट का बंदा है, ये चाहे फेडरल गवर्नमेंट का बंदा हो सकता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, किसी पार्लियामेंट स्टैट्यूटरी बॉडी का भी हो सकता है, कंपनी का भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट का बंदा भी हो सकता है, कोई भी ऐसा बंदा जो कि एक सरकारी मुलाजमत में इन्वॉल्व है और उसके जो कंपनी के सीक्रेट्स हैं, ठीक है, उसके डिपार्टमेंट के जो सीक्रेट्स हैं उनको रिवील करने के लिए आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो आके अदालत में डिस्क्लोज करे। इसी तरह ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन दफ्तरी कम्युनिकेशन है, ये भी पब्लिक ऑफिसर के बारे में है कि किसी भी पब्लिक ऑफिसर को आप कंपेल नहीं कर सकते कि जो नेचुरल कोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस में वो जो बात जो कम्युनिकेशन यूज करते हैं, कोड वर्ड जैसे अल्फा ब्रावो चार्ली उनके कोड्स होते हैं, आप उनको ये फोर्स नहीं कर सकते कि वो कि पब्लिक के लिए वो आए और वो चीजें वो पब्लिकली वो एक्सपोज कर दे अदालत के अंदर। नहीं, इससे पब्लिक इंटरेस्ट सफर होगा, उससे कौमी सलामती को खतरा होगा, इसलिए उनको फोर्स नहीं कर सकते कि अदालत के अंदर जो है ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन को वो डिस्क्लोज करे। इसी तरह आर्टिकल 8 है, इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, एक ऐसा ऑफिसर जिसको इत्तला मिलती है किसी जुर्म के बारे में, ठीक है, उसने अपने मुखबर रखे हुए हैं, इन्फॉर्मर्स जिसको कहते हैं, जिसको विसल ब्लोअर्स भी कहते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूं, विसल ब्लोअर मुखबर को कहते हैं ना, मुखबर, मुखबरी करने वाला, विसल ब्लोअर भी कहते हैं, इन्फॉर्मर्स भी कहते हैं। किसी भी पुलिस वाले को वो कहते हैं, कानून कहता है नो मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, किसी भी पुलिस ऑफिसर को, किसी भी मैजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अदालत को ये बताए कि उसको जुर्म की इतला किसने दी। नहीं, वो कहते हैं ना, जुर्म की इतला देने वाले का नाम सीधा राज में रखा जाएगा, मोस्ट वांटेड बंदे के नीचे रिवार्ड लिखा होता है, ये 50 लाख इनाम दिया जाएगा, तो वो जो बंदा है जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसका नाम सीधा राज में रखा जाएगा, उसको लीक आउट नहीं किया जाएगा, ठीक है, ना ही उस मैजिस्ट्रेट को, ना ही उस पुलिस ऑफिसर को मजबूर किया जाएगा कि उस बंदे का नाम बताए जिसने जुर्म की इतला दी। जुर्म के बारे में पता चल गया, बस बात खत्म। अगर वो पुलिस वाला या मैजिस्ट्रेट को मजबूर किया जाए वो बता देगा तो मुजरमों को आइंदा के लिए पता चल जाएगा कि यार ये बंदा भी पुलिस का बंदा, ठीक है, तो इसलिए वो फिर आगे फर्दर जो क्रिमिनल्स पकड़ने में मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए इनको भी प्रिविलेज हासिल है मजिस्ट्रेट्स और पुलिस वालों को कि अपने मुखबरों के नाम ये अदालत को नहीं बताएंगे। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सिंपल, इसमें आपने ये याद रखना है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में एडवोकेट टू क्लाइंट, ऐसे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जी, एडवोकेट टू क्लाइंट, क्लाइंट, कोई भी एडवोकेट, यानी नो एडवोकेट शैल एनी टाइम बी परमिटेड, किसी भी एडवोकेट को ये इजाजत नहीं है कि क्लाइंट की एक्सप्रेस कॉन्सेंट यानी क्लाइंट की मर्जी के बगैर उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन वो अदालत को लीक आउट करके दे। नहीं, एडवोकेट अपने क्लाइंट के खिलाफ गवाह नहीं हो सकता क्योंकि क्लाइंट को बचाने के लिए उसका वकील बना है, क्लाइंट उससे अपनी हर अच्छी बुरी बात शेयर करेगा, तो वकील को कतई ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो क्लाइंट की मर्जी के बगैर अदालत को उसकी कोई राज सीक्रेट्स वगैरह जो है वो डिस्क्लोज करे, ठीक है, तो ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इसमें भी प्रिविलेज हासिल है, ठीक है। उसके बाद आगे आर्टिकल 10, आर्टिकल 9 अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स,
जिस तरह एक वकील को क्लाइंट के अगेंस्ट गवाही देने का हक हासिल नहीं है उसकी मर्जी के बगैर, सेम इसी तरह वकील के मुंशी को, वकील के सर्वेंट को, वकील के क्लर्क को भी राइट हासिल नहीं है। वो भी तो साथ ही होता है ना, इसलिए उसको भी प्रिविलेज में ये उसको भी फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो क्लाइंट के खिलाफ जबरदस्ती गवाही दे। 11 कहता है प्रिविलेज जूनियर्स भी आ जाते हैं जी, जूनियर्स भी आ जाएंगे, क्लर्क्स भी आ जाएंगे, इंटरप्रेटर, वो ये सारा कुछ आ जाते हैं, ठीक है। प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस, अगर कोई वकील जानबूझ के भी गवाही देना चाहे क्लाइंट की कॉन्सेंट के बगैर तो उसका प्रिविलेज यहाँ पे वेव नहीं होगा, यहाँ पे वो जबरदस्ती नहीं कर सकता। इसी तरह कोई पुलिस ऑफिसर यहाँ पे आर्टिकल 11 रुकावट लगा देता है कि उनका प्रिविलेज वेव नहीं हो रहा वॉलंटियरिंग एविडेंस देने से, अपनी मर्जी से वॉलंटियरिंग एविडेंस भी वो नहीं दे सकते। यानी सरकारी मुलाजिम जबरदस्ती सरकार का डाटा लीक करने के लिए कोई गवाही देने की कोशिश करे, नहीं, यहाँ पे कोई भी बंदा उसका प्रिविलेज वेव नहीं हो रहा।